दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुख्य शिक्षा में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिंदी का जो प्रश्न बैंक है वो आ चुका है, जिसमें से मैंने 78 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो दोस्तों 78 क्वेश्चन आपके प्रश्न बैंक के हो चुके हैं कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा के लिए। और जो ये प्रश्न बैंक है ये जारी किसने किया है ये भी मैंने आपको बताया था कि ये प्रश्न बैंक जारी किया है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों 79 क्वेश्चन नंबर 79 से हम बात करेंगे और सभी क्वेश्चनों के मैं आपको आंसर बताऊंगा। और इसके बाद में हम 4 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो 4 अंक के हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे प्रश्न बैंक के हैं और आपको प्रश्न बैंक में से ही याद करना है। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैं डेली इस प्रकार की आपके लिए अपडेट ला रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, संधि विग्रह कर संधि का नाम बताइए। 3 शब्द दिए हैं, परमानंद, जगदीश और सज्जन। 3 शब्द दिए हैं, तो चलिए तीनों की संधि विच्छेद करते हैं। उत्तर में देख सकते हैं परमानंद की जो संधि विच्छेद है वो किस प्रकार से होगी, देखिए आप सभी। ये मैंने जूम कर दिया अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए। परमानंद की संधि होगी परम प्लस आनंद, इसमें दीर्घ स्वर संधि है, परमानंद में दीर्घ स्वर संधि है। इसके बाद में जगत धन ईश, इसमें व्यंजन संधि है दोस्तों, ये जगदीश की व्यंजन संधि बनेगी। इसके बाद में सत धन जन, ठीक है, सज्जन की संधि विच्छेद होगा और ये व्यंजन संधि है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। काव्य गुण की परिभाषा आपको इसमें बताना है, काव्य गुण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। काव्य गुण के परिभाषा और प्रकार दोनों आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं काव्य गुण की परिभाषा और काव्य गुण के प्रकार, ठीक है। चलिए उत्तर देखते हैं। जिस धर्म या गुण के कारण, जिस धर्म या गुण के कारण काव्य के गुण का पता चलता है, अर्थात जो रस के धर्म एवं उत्कर्ष के कारण है और जिनकी रस के साथ उपस्थिति रहती है, उसे काव्य गुण कहते हैं। दोस्तों जो काव्य गुण है ये 3 प्रकार का होता है और काव्य गुण को शब्द गुण भी कहते हैं, ठीक है। शब्द गुण और काव्य गुण दोनों एक ही बात है। तो देखिए कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक तो माधुर्य गुण, ओज गुण और एक होता है प्रकार मतलब प्रसाद गुण, ठीक है। माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण ये काव्य गुण है और परिभाषा आपको अच्छे से याद कर लेनी है। अगला देखिए, छंद की परिभाषा लिखिए। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट दिए हैं उन्होंने प्रश्न बैंक में और प्रश्न बैंक से ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो छंद की परिभाषा है दोस्तों वो इस प्रकार है, वर्ण मात्रा पद यति आदि के नियम अनुसार प्रयोग से युक्त रचना छंद कहलाती है। किससे? वर्ण, मात्रा, पद और यति, इनके नियम अनुसार प्रयोग से जो रचना युक्त होती है वो क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। कविता का नियमबद्ध रूप छंद कहलाता है। और एक और प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कविता का नियमबद्ध रूप है ना वो छंद कहलाता है। छंद 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक तो मात्रिक छंद और एक वर्णिक छंद, ठीक है। अगर प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि वर्णिक छंद और मात्रिक छंद क्या है, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि ये छंद के 2 प्रकार हैं। अब हम देखेंगे 4 नंबर वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो 4 अंक हमें दिलाएंगे। देखिए 4 अंक वाले प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है, गीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। गीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये गीतिका छंद की परिभाषा देख लेते हैं। यह एक मात्रिक सम छंद है। कैसा छंद है? मात्रिक और सम छंद है। और इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं याद रखना, गीतिका जो छंद है उसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 14 व 12 की यति से 26 मात्राएं होती है। मतलब कि 14 और 12 की यति होती है और इसमें 26 मात्राएं होती है, 26 मात्राएं होती है। और प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु होता है, ठीक है। प्रत्येक जो चरण है उनके अंत में क्या होता है? लघु और गुरु होता है, ये प्रत्येक चरण में। अब ये देखिए, ये गीतिका छंद की परिभाषा दी गई है और परिभाषा के बाद हम देखते हैं उदाहरण। तो उदाहरण में हम लिखेंगे, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ये किसकी है? गीतिका छंद की, मतलब कि उदाहरण दे दिया है, एग्जाम्पल दे दिया है। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन की, महाकाव्य व खंडकाव्य की विशेषताएं लिखिए उदाहरण सहित। हाँ, तो देखते हैं महाकाव्य और खंडकाव्य। सबसे पहले महाकाव्य में लिखेंगे, महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं, ठीक है।
और महाकाव्य का नायक धीरोदात्त गुणों से युक्त होता है। ठीक है। इसके बाद में अगला हम देखते हैं इसी में। इसमें क्या होता है, इसने शांत वीर अथवा संघर्ष में से किसी एक की प्रधानता होती है। महाकाव्य में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण रामचरितमानस, और ये किसने लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है। कामयानी ये भी महाकाव्य है जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तो ये महाकाव्य की विशेषता तो ये हो गई, महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं। महाकाव्य का नायक धीरोदात्त गुणों से युक्त होता है और इसमें शांत श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, दोनों में से एक रस की। और महाकाव्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है। अब हम देखेंगे खंडकाव्य की विशेषताएं। ठीक है। ये आपकी खंडकाव्य की विशेषता हो गई। देखिए, पहली, खंडकाव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। इसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है। कथा वस्तु पौराणिक या ऐतिहासिक विषयों पर आधारित होती है। श्रृंगार व करुण रस प्रधान होता है खंडकाव्य में और इसका उद्देश्य महान होता है। और खंडकाव्य के उदाहरण है दोस्तों पंचवटी। पंचवटी किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है पंचवटी। ठीक है। ये क्या है, ये एक खंडकाव्य है। इसके बाद में सुदामा चरित। सुदामा चरित नरोत्तम दास मिश्र की है। तो जो नरोत्तम दास हैं उन्होंने सुदामा चरित्र लिखा है और ये खंडकाव्य है। ठीक है। तो ये खंडकाव्य की विशेषता हो गई। और अब खंडकाव्य के बाद में हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है। ये खंडकाव्य महाकाव्य की विशेषता हो गई है और उदाहरण भी ये हो चुके हैं। तो अब हम किसकी बात करेंगे, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे और वो क्वेश्चन आपका स्क्रीन के सामने आ चुका है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा के लिए। तो देखिए, छायावाद की विशेषताएं, प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं लिखिए। तो छायावाद की विशेषताएं हम लिखते हैं, व्यक्तिवाद की प्रधानता, श्रृंगार भावना, प्रकृति का मानवीकरण, सौंदर्य अनुभूति, वेदना एवं करुणा का आधिक्य, अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम, नारी के प्रति नवीन भावना और जीवन दर्शन। ये छायावाद की विशेषताएं हो गई। और छायावाद के जो कवि और उनकी जो रचनाएं हैं उनके नाम भी मैं बता रहा हूँ आप सभी को अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये तो सभी छायावाद की विशेषताएं हैं और छायावाद के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इनकी रचनाएं इस प्रकार है, कामयानी लहर, आंसू झरना। और सुमित्रा नंदन पंत, इनकी रचनाएं हैं पल्लव ग्रंथि, गुंजन वीणा। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी जो रचनाएं हैं वो है परिमल, गीतिका, अनामिका। ठीक है। और महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं दोस्तों, ठीक है, वो रचनाएं मैं आपको बता देता हूँ, रश्मि, नीरजा, निहार, सांदगीत आदि। ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। क्वेश्चन क्या था, छायावाद की विशेषताएं और उनके कवि। तो ये छायावाद की विशेषताएं और उनके कवि हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं और रीतिकाल के प्रमुख कवि। ठीक है। देख सकते हैं, श्रृंगार रस की प्रधानता, ब्रज भाषा का प्रयोग, मुक्तक काव्य की प्रधानता, भक्ति, नीति, वैराग्य, वीरता की भावना, आचार्यत्व प्रदर्शन में प्रवृत्ति। और इस काल में कवित्व, सवैया, दोहा, कुंडलियां इस काल के प्रयुक्त छंद हैं। और रीतिकाल के कवि हैं केशवदास, इनकी रचना है रामचंद्रिका और कवि प्रिया। ठीक है। और भी मैं कवि इसमें बता देता हूँ आपको, रीतिकाल के कवि और उनकी रचनाएं। ठीक है। ये देखिए, बिहारी, तो इनकी रचना है बिहारी सतसई। भूषण, इनकी रचना है शिवराज भूषण और शिवा बावनी। अगला है मतीराम। मतीराम की रचना है ललित ललाम, मतीराम और सतसई। ये मतीराम की रचनाएं हैं। तो ये सभी किस प्रकार के कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं, याद रखना। और ये रीतिकाल की विशेषताएं भी हो गई, जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता, ब्रज भाषा का प्रयोग, मुक्तक काव्य की प्रधानता, भक्ति, नीति, वैराग्य, वीरता की भावना। ये सभी क्या है, रीतिकाल की विशेषताएं हैं। और अब रीतिकाल की विशेषताओं के बाद में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो आपको 4 नंबर दिलाकर जाएगा। अब 4 नंबर दिलाकर जाएगा तो उसमें प्रश्न कौन सा है, अंतर आपको बताना है। देखिए, हाँ, संधि और समास में कोई 3 अंतर बताना है। संधि और समास में 3 अंतर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं, 3 अंतर बता देते हैं। 2 वर्णों का योग होता है संधि, 2 वर्णों के योग के संधि कहते हैं। और 2 पदों का योग समास होता है। इसके बाद में 2 वर्णों के मेल और विकार की संभावना संधि में होती है। और जो समास है ना, समास में क्या होता है, 2 पदों, शब्दों के प्रत्यय का लोप हो जाता है। और जो संधि है ना, संधि तोड़ना विच्छेद कहलाता है। जैसे देवधन ऋषि, ये विच्छेद हो गया। ठीक है। देवर्षि का क्या हुआ, देवधन ऋषि हो गया। और समास देखिए, समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। जैसे कृष्ण चरित्र, कृष्ण का
चरित्र, ये विग्रह कहलाएगा। ठीक है, याद रखना, संधि को तोड़ना तो विच्छेद कहलाएगा और समास को तोड़ना विग्रह कहलाएगा। अब हम देखेंगे महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। ये प्रश्न तो आप 1000% मोस्ट लिख लो, क्योंकि आने ही वाला है। महाकाव्य खंडकाव्य में सदाबहार प्रश्न है, 1000 बार पूछ लिया इन्होंने, इनके ही पीछे पड़ गए एक क्वेश्चन के कि महाकाव्य और खंडकाव्य में उत्तर बताइए, पूरा मध्य प्रदेश बोर्ड है ना। चलो देख लेते हैं महाकाव्य खंडकाव्य में उत्तर और अंतर अच्छे से याद रखना दोनों का। महाकाव्य में जीवन का समग्र रूप का वर्णन होता है और खंडकाव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं और खंडकाव्य में एक सर्ग होता है। और महाकाव्य में इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है और खंडकाव्य के लिए ये आवश्यक नहीं है कि इसमें अनेक छंदों का प्रयोग हो, है ना। और महाकाव्य में इसमें शांत, वीर अथवा श्रृंगार रस में से किसी एक रस की प्रधानता होती है और खंडकाव्य में श्रृंगार व करुण रस प्रधान होता है। ठीक है, और महाकाव्य में इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है और खंडकाव्य में इसका महान उद्देश्य होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, महान होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की। इससे पहले एक और देख लेते हैं। प्रमुख महाकाव्य है रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत, कामायनी। और खंडकाव्य है दोस्तों पंचवटी, जयद्रथ वध, सुदामा चरित्र, ये खंडकाव्य है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें आपको क्या बताना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए देखते हैं, शब्द गुण के प्रकारों को परिभाषित कीजिए। मैंने क्या बोला था, शब्द गुण 3 प्रकार का होता है। पूरे ये मैं 4-4 नंबर के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट हमारे चैनल पर डेली आ रही है। और दोस्तों मध्य प्रदेश कक्षा 10वीं के लिए मैंने है ना प्ले लिस्ट भी बना दी, जिसमें कम से कम मैंने 30 वीडियो से के समथिंग जोड़ रखे हैं उस प्ले लिस्ट में, तो उसमें से आप कंप्लीट कर लेना, है ना। और ये जैसे अलग अलग प्ले लिस्ट भी मैंने बना रखी है, तो उसमें से देख लेना। एक निबंध लेखन की है और उसके बाद में आपको एक निबंध के बाद में मिल जाएगा पत्र भी मिल जाएगा, पत्र लेखन की भी है दोस्तों। और उसके बाद में एक प्ले लिस्ट है जीवन परिचय की। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं शब्द गुण के प्रकार। शब्द गुण के 3 प्रकार हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। अब ओज गुण की परिभाषा देखते हैं। जिस काव्य को सुनने से हृदय की भावनाएं उद्दीप्त हो। ठीक है, जिस प्रकार से हम माचिस की जो तीली है उसको जला देते हैं तो उसको उद्दीप्त होना कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से किसी भी काव्य को सुनने से हृदय की भावनाएं उद्दीप्त हो, मन में उत्साह का गुण उत्पन्न हो, वहाँ पर ओज गुण होता है। और प्रसाद गुण सरल, सरस तथा सादे सीधे शब्दों में की गई रचना को क्या कहते हैं, प्रसाद गुण कहते हैं। सीधे साधे शब्द होते हैं, सरल सरस होते हैं। और माधुर्य गुण देखिए, कोमल एवं अनुनासिक वर्णों से युक्त रचना को अपनी सरसता और मधुरता से आनंदित कर दे, माधुर्य गुण होता है। ठीक है, याद रखना, अनुनासिक वर्णों से युक्त रचना होती है माधुर्य गुण में। अब मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर भी देख ही लो जल्दी से फटाफट। मुहावरा वाक्यांश होता है, लोकोक्ति पूर्ण होती है। मुहावरा किसी वाक्य या वाक्यांश से जुड़कर अपना भाव प्रकट करता है और लोकोक्ति को अपना भाव प्रकट करने के लिए वाक्यांश की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद में मुहावरा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता है और लोकोक्ति पूर्ण स्वतंत्र होती है। ये मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर हो गया। अब हम देखेंगे दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य में अंतर। याद रखना, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य में अंतर 100% पूछने लायक क्वेश्चन है। तो चलिए दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य में अंतर हम देख लेते हैं और इसके बाद में हम देखेंगे कहानी और उपन्यास में अंतर देखेंगे और एकांकी और नाटक में अंतर देखेंगे। तो दोस्तों जो दृश्य काव्य है ना, उसमें आपको परिभाषा में लिखना है अच्छे से। जिस काव्य को पढ़कर आनंद लिया जाता है वह कौन सा होता है, वह श्रव्य काव्य होता है। ठीक है, आनंद लिया जाता है वह श्रव्य होता है। दृश्य का मैं बताऊंगा अभी। और जैसे कविता पाठ या कविता पढ़ना, ये क्या है, दृश्य काव्य है। ठीक है, पढ़कर आनंद लिया जाता है। ठीक है, समझना। और उसके बाद में देखना आप श्रव्य काव्य है दोस्तों, ये कौन सा श्रव्य काव्य में डबल बता रहा हूँ आपको याद हो जाना चाहिए वो क्या होता है ना। जिस काव्य को पढ़कर आनंद लिया जाता है वह श्रव्य काव्य होता है, जैसे कविता पाठ या कविता पढ़ना। और दृश्य काव्य जिस काव्य की आनंद की अनुभूति रंगमंच पर अभिनय आदि देखकर होती है उसे दृश्य काव्य कहा जाता है, जैसे नाटक, एकांकी आदि। अच्छा, दृश्य मतलब देखना होता है और श्रव्य मतलब सुनना होता है। ठीक है, तो जिस काव्य को हम सुनकर आनंद लेते हैं वो श्रव्य काव्य है और जिसको देखकर आनंद लेते हैं वो दृश्य काव्य है।
अब कहानी और उपन्यास में अंतर भी हम देखते हैं। ठीक है, कहानी और उपन्यास का अंतर देखने के बाद में अगला क्वेश्चन हम देखेंगे एकांकी और नाटक में अंतर। ठीक है, चलिए देखते हैं कहानी और उपन्यास में 4 अंतर। कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में एक घटना का वर्णन होता है, उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। कहानी में कम पात्र होते हैं और उपन्यास में अधिक पात्र होते हैं। परीक्षा प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है और गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है। अब नाटक और एकांकी में अंतर देख लेते हैं। नाटक एकांकी में अंतर, एकांकी में एक ही अंक होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। और एकांकी की कथा वस्तु संक्षिप्त होती है, नाटक की कथा वस्तु विस्तृत होती है। एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है, नाटक में पात्रों की संख्या ज़्यादा होती है। दीपदान रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी है। दीपदान रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी है और चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक है। चंद्रगुप्त किसके द्वारा लिखित नाटक है, यह आपको याद रखना है, जयशंकर प्रसाद द्वारा। अब देखो और क्या क्या अंतर आ सकता है आपके, वो भी मैं इसमें बता दूं आपको। कहानी उपन्यास में अंतर, जीवन संस्मरण में अंतर और संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर। ठीक है, और अगले वीडियो में दोस्तों देख सकते हैं आप, अगला अंतर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जीवनी आत्मकथा में अंतर, रेखा चित्र संस्मरण में अंतर, और अगले और भी जो हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा दोस्तों, नहीं तो यही वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए। ठीक है, तो मैं कौन से नंबर वाले क्वेश्चन से बताना आपको स्टार्ट करूंगा, देख लेना आप सभी। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों जीवनी और आत्मकथा में अंतर, मतलब कि ये ध्यान रखना, जीवनी और आत्मकथा में अंतर से मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। जो पूरे क्वेश्चन बताऊंगा, लाइव क्लास लूंगा दोस्तों आप लोगों के लिए, कम से कम 1.5 घंटे की। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों से भी बोलना कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि कक्षा 10वीं का सारा मटेरियल हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा और आप भी देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके। ठीक है, धन्यवाद।